आज हम बात करेंगे बचपन के बारे में और उस समय हमारे द्वारा किए जाने वाले मनोरंजन इत्यादि के बारे में। बचपन में हमारे मनोरंजन का प्रमुख साधन रेडियो हुआ करता था। उस समय रेडियो पर तमाम तरह के कार्यक्रम आते थे और उनके एंकर्स को देख कर के हम उनके एंकर की बातों को सुन कर के हम उनसे एक विशेष तरह का लगाव महसूस करते थे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक रेडियो कार्यक्रम है जो आता है आकाशवाणी का एक कार्यक्रम है, प्रसारण है विविध भारती। इसको हम सब बहुत चाव से सुना करते थे। इस पे एक रेडियो एंकर थे कमल शर्मा। उनके द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला कार्यक्रम हेलो फरमाइश हम सबकी पसंद था और उनकी स्टाइल से हेलो फरमाइश कहना आज तक मैं नहीं भूला हूँ और वो मेरे दृष्टिकोण से, मेरी निगाह से वो सबसे अच्छे एंकर थे रेडियो जगत के। और उसके बाद फिर एक कार्यक्रम विविध भारती पे ही आता था जिसका नाम था पिटारा। इस पे भी सातों दिन शाम के समय शायद 6 बजे के आसपास आता था ये, और उस पे सातों दिन अलग अलग तरह के कार्यक्रम पिटारा के अंतर्गत आते थे जो हमको बहुत ही रोचक और मनोरंजक लगते थे और उसमें बहुत ही अच्छी तरह की जानकारियाँ और मनोरंजन दिया जाता था जिसको सुन करके हम बहुत आनंदित होते थे। इसमें पिटारा में रेडियो नाटक, रेडियो रूपक और बहुत ही अच्छे वैज्ञानिक लेख और इसी तरह की तमाम चीज़ें प्रकाशित की जाती थी। प्रकाशित मतलब प्रसारित की जाती थी और हम उनको सुनकर आनंदित होते थे। इसी तरह के कुछ कार्यक्रम आते थे रेडियो पे। रविवार को आकाशवाणी गोरखपुर से और आकाशवाणी लखनऊ से कार्यक्रम आते थे, बच्चों के कार्यक्रम। अब उन एंकर का नाम मैं भूल चुका हूँ, लेकिन हम उनको बहुत चाव से सुनते थे और उनको भी हम लोग खासा जुड़ाव उनसे महसूस करते थे। और उस समय छोटा था, मैं सोचता था कभी बड़ा होऊंगा और लखनऊ या गोरखपुर जाना हुआ तो इन लोगों से अवश्य मुलाकात करूंगा। तो ये था ये। और ख़ास उसी तरह फिर उसी समय एक ये रेडियो विविध भारती पे ही एक कार्यक्रम आता था गर्मी की छुट्टियों में। उसका नाम था मुझे याद सब है जरा जरा। ये कार्यक्रम मुझे बहुत अच्छा लगता था और इसमें रोज़ दोपहर के समय किसी विशेष हस्ती को, साहित्यिक हस्ती को या इस तरह से किसी आदमी को ला करके उनके साथ ये कार्यक्रम करते थे, रिकॉर्ड करते थे और उनके बारे में तमाम तरह की बातें इस तरह से और जानकारियां हमें जानने को मिलती थी। इसी तरह से थोड़ा बड़ा होने पर हमने ये लखनऊ में आकाशवाणी का एक कार्यक्रम एफएम शुरू हुआ, एफएम रेनबो के नाम से। इसका उद्घाटन स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शायद किया था। अब इस समय मुझे स्पष्टता याद नहीं है, नीचे कमेंट में लिख दूंगा किसने उद्घाटन किया था। लेकिन इस रेडियो कार्यक्रम मुझे बहुत पसंद आया था और शीघ्र ही बहुत जल्दी लोकप्रिय हो गया था। और एफएम रेनबो लखनऊ का प्रसारण था और यह बहुत ही अच्छा कार्यक्रम प्रसारित करता था। एफएम रेनबो पर ही एक कार्यक्रम आता था। उस एफएम रेनबो पे तमाम तरह के मनोरंजक कार्यक्रम आते थे, लेकिन उसमें मुझे याद है एक कार्यक्रम आता था जो विविध भारती के हेलो फरमाइश की तरह ही होता था। इसमें लोग फरमाइश करके फ़ोन मिला के अपनी फरमाइश बताते थे लाइव और उसी में फिर उनकी पसंद के गाने सुनाए जाते थे। एक और कार्यक्रम आता था जिसको कहते थे मेरा वाला 10। इसमें भी ये कोई चिट्ठी लोग लिखते थे श्रोता और उनके पसंदीदा 10 गानों का विवरण होता था उसमें जगह जगह पे, और वो किसी खास टॉपिक पे वह चिट्ठी लिखते थे। और मुझे आज भी याद है एक बंदे ने चिट्ठी लिखी थी जिसमें उसने उस आकाशवाणी से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों में आने वाले एंकरों को कैटेगराइज किया था, नंबर 1, नंबर 2 इस तरह से, और इन्हीं के बीच में अपने 10 गानों को स्थित किया था और उसके इस चिट्ठी के आधार पे गानों का प्रसारण किया गया था। उसकी कैटेगरी के अनुसार पहले नंबर पे लखनऊ एफएम रेनबो की एंकर थी रमा अरुण त्रिवेदी, दूसरे नंबर पे अनुपम पाठक, तीसरे नंबर पे शायद गिरसा क्या नाम था। इस तरह से बहुत सारे एंकर थे और मैं अपना व्यक्तिगत अगर बताऊं तो मुझे अनुपम पाठक जी सबसे अच्छे एंकर लगे लखनऊ एफएम रेनबो के। ये पहले आकाशवाणी लखनऊ पे भी प्रसारित किया करते थे कार्यक्रम। इसी तरह रमा अरुण त्रिवेदी भी बहुत अच्छी थी, लेकिन मैं इनको नंबर 2 पे रखना चाहूँगा। ये भी एफएम रेनबो पे कार्यक्रम देती थी। इससे पहले आकाशवाणी लखनऊ से कार्यक्रम प्रसारित किया करती थी। इसी तरह से और तमाम एंकर जिनका मैंने नाम लिया और कुछ का नाम मैं भूल रहा हूँ, ये सब लोग बहुत अच्छे एंकर थे और इनके कार्यक्रम सुन के हमें बहुत मज़ा आता था।
बचपन में किए जाने वाले मनोरंजन की बात करूं तो मैं बहुत ज़्यादा मनोरंजन करता था बाल पत्रिकाओं से। उनमें से सबसे प्रमुख पत्रिका थी नंदन। नंदन का संपादन उस समय जयप्रकाश भारती जी किया करते थे। ये बहुत अच्छे व्यक्तित्व के धनी थे और इनको भारतीय पुराणों, धर्म, अध्यात्म, वेदों, इन उपनिषदों, इन सब का अपार ज्ञान था और ये इन सब की मदद से बहुत अच्छी कहानियाँ इन सब से लेके नंदन में प्रकाशित किया करते थे। और मैंने देखा था नंदन के विशेष विशेषांकों में सचिन तेंदुलकर और इन सब जैसे हस्तियों के फोटो और प्रमुख साधु संतों द्वारा लिखी गई कहानियाँ और इस तरह से बहुत से विख्यात लोगों की कहानियाँ उसमें आती थीं और उसमें विश्व की महान कृतियाँ शीर्षक के अंतर्गत एक कहानी आती थी जिसका विश्व की प्रमुख भाषाओं में प्रकाशित बहुत ही अच्छी रचनाओं का हिंदी साक्ष्य रूपांतर, हिंदी संक्षिप्त रूपांतर दिया जाता था, जिसको पढ़ के हम विश्व साहित्य से परिचय बढ़ाते थे। और इसका नंदन का सबसे अच्छा विशेषांक एक आता था, प्राचीन कथा विशेषांक, शायद मई या जून में आता था, जिसकी हम साल भर प्रतीक्षा करते थे। उसमें अतिरिक्त पन्नों के साथ उस समय 10 या 15 रुपए में ये आता था और उसमें बहुत सारी कहानियाँ होती थी जिनको पढ़कर बहुत आनंद आता था और हम सब धर्म, अध्यात्म और के बारे में जानकारी प्राप्त करते थे और अपना ज्ञानवर्धन करते थे और अपना चरित्र अच्छा बनाते थे। और इसी तरह से नंदन की ही तरह एक पत्रिका थी जिसका नाम था बाल हंस। यह राजस्थान पत्रिका का प्रकाशन था और इसके उस समय संपादक थे अनंत कुशवाहा। ये भी बहुत बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। इनकी लिखी कहानियाँ और इनकी बनाई चित्रकथाएँ इस पत्रिका में प्रकाशित होती रहती थीं। तो इनकी बनाई चित्रकथाएँ और उनमें इनके द्वारा बनाए गए चित्र, इनका किसी भी कहानी का चित्रकथा एडाप्टेशन बहुत अच्छा होता था। इनकी प्रमुख चित्रकथाएँ जो मुझे आज भी याद हैं, सैलबाला, भूतों की मुसीबत, और इनके द्वारा हास्य कॉमिक्स चित्र जो कॉलम थे बनाए जाते थे, प्रत्येक महीने आते थे, उनमें था ठोला राम और कवि आहत। अनंत कुशवाहा विजय दान देथा की भेजी गई तमाम लोक कथाओं पर चित्रकथाएं बनाते थे जो बहुत ही अच्छी बनती थीं। इनकी बनाई चित्रकथाओं में गृह पिशाच और नागप्रिया और इस तरह से ठीक 4 बजे, सैलबाला का नाम मैंने पहले ही लिया, ये सब बहुत ही अच्छी चित्रकथाएं थीं। इनके द्वारा बनाई गई चित्रकथा बिस्तुइया क्राइम अपराध कथा थी, बहुत ही अच्छी थी। इनके चित्रकथाओं के चित्र और कहानी इतनी अच्छी होती थी, इतने अच्छे ढंग से प्रस्तुत की जाती थी कि बच्चों से लेकर बड़े भी इनको पढ़ने के लिए बेचैन रहते थे। और इनकी चित्रकथा विशेषांक मई और जून में प्रकाशित होती थी। ये महीने में 2 बार प्रकाशित होती थी, तो मई द्वितीय और जून द्वितीय में प्रकाशित होती थी चित्रकथा विशेषांक, जो मुझे बहुत पसंद थी। इनमें बहुत ही अच्छी पूरी चित्रकथाएं इसमें होती थी जिनको पढ़ के हम बहुत आनंदित होते थे। इसी तरह अगर हम बात करें तो एक और पत्रिका आती थी जिसको कहते थे चंदा मामा। चंदा मामा भी बहुत अच्छी पत्रिका थी। यह भारत की सभी प्रमुख भाषाओं सहित हिंदी में भी छपती थी और इसमें बहुत बड़ी बड़ी धारावाहिक कथाएं प्रकाशित होती थी जो लगभग 2-3 साल तक चलती थी। इनमें से सबसे प्रमुख जो मुझे याद है वह है विचित्र पुष्प, और एक धारावाहिक कथा थी जो थी सम्राट अशोक। ये भी 10-12 भागों में प्रकाशित हुई थी। इसमें भी सम्राट अशोक के बारे में जो जानकारियाँ दी गई थी वो अन्यत्र कहीं भी मिलनी दुर्लभ थी। और चंदा मामा भी बहुत अपने आर्ट कलेवर, अपने चित्रों और अपने अच्छे कथानक के लिए आज भी याद की जाती है। बच्चों के बीच यह भी बहुत लोकप्रिय है। और यह जो है चंदा मामा को बी चक्रपाणी और सी नाग रेड्डी मिलकर प्रकाशित किया करते थे और यह भारत की हिंदी सहित सभी भाषाओं में प्रकाशित होती थी। यह बहुत अच्छी पत्रिका थी और इसे पढ़ के हम बहुत ही आनंदित होते थे। तो ये थे हमारे बचपन में मनोरंजन के साधन। उम्मीद है आपको भी पसंद आई होगी, तो कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा।